हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड, बढ़िया होनी भी चाहिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल है। अभी हमारा जैसे कि जी अकाउंटिंग में जर्नल का बिल्कुल बेसिकली कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, तो हम लोग उसी को भी लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि देखते हैं सबसे पहले कि जर्नल है क्या। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जर्नल का डिफिनेशन, जर्नल क्या है, इसकी एंट्री कैसे होती है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, फिर कैसे कैसे जर्नल के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। ढेर सारी जानकारी और ढेर सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और आपसे मैं फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गर्व क्लासेस पे, तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को YouTube पे जाके या जहां आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइबर का ऑप्शन है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, उसके जस्ट बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस ज़रूर करिएगा। हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल गर्व क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना वीडियो जैसा कि आप डिफिनेशन देख रहे हैं कि जर्नल का डिफिनेशन में लिख रखा है कि इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग A journal is a record of financial transaction. क्या? A journal is a record of financial transaction in order of date. कहने का मतलब जो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है, आप अगर ये समझे तो उसका बेस ही जर्नल है। जितने भी बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, कंपनी के जो ट्रांजैक्शन होंगे, वो जिस मोड में रिकॉर्ड होते हैं उस रिकॉर्डिंग के मोड को ही जर्नल कहते हैं। उस रिकॉर्डिंग के ट्रांजैक्शन को डेट बाय डेट जो हम अपने बुक पर एंट्री करते हैं वही जर्नल है। कोई दिक्कत? अब उसमें भी क्या, जो घटनाएं हैं, घटनाओं के क्रम के अनुसार अगर कोई घटना किस किस तरीके से सिलसिलेवार हुआ उसके सिलसिलेवार ढंग से लिखना, उसकी एंट्री करना, यही जर्नल है। तो एक बार पहले हम पूरी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आपके उस डिफिनेशन का मतलब समझा देंगे, हम उस डिफिनेशन को डिस्क्राइब कर देंगे। देखते हैं। An accounting and bookkeeping, a journal is record of financial transaction in order of date. Traditionally, a journal has been defined as the book of original entry. Transactions are recorded in chronological order. अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हुआ? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सिलसिलेवार ढंग से जिस तरीके से वो अकाउंटिंग मानिए अगर कोई बुक या कोई घटनाएं जिस क्रम में हुआ उसी क्रम के अनुसार उसकी एंट्री करना। जैसे कोई 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 5 तारीख का, फिर 7 तारीख का, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि पहले हो गया 1 तारीख, फिर हो गया 5 तारीख, फिर हो गया 7 तारीख, फिर हो गया 3 तारीख, फिर हो गया 2 तारीख, ऐसा नहीं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही है कि सिलसिलेवार ढंग से, क्रमानुगत अनुसार। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा बेसिकली इसका डिफिनेशन। ठीक है। अब बच्चों ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये अपना फॉर्मेट है जर्नल का। इसको बोलते बच्चों फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या होता है इसमें? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ का मतलब होता है लेजर फेल्यो, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट आपको हो गया जर्नल का। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि अगर फॉर्मेट में या आपको क्वेश्चन में एंट्री डेट के अनुसार पूछा जाए तो यहां आप डेट डाल दीजिएगा।
लेकिन अगर डेट नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा, उसमें डेट नहीं होता, नंबर 1 ये एंट्री, नंबर 2 ये एंट्री, नंबर 3 ये एंट्री, नंबर 4 ये एंट्री, इसका आप जर्नल बना के दीजिए। तो वैसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कहीं भी। यहाँ आप SL नंबर कर सकते हैं, मतलब सीरियल नंबर, यहीं पे डेट बाय सीरियल नंबर कर दिया। अब जो होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि जो जर्नल का जो एंट्री होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है, यानी क्रमानुगत अनुसार होता है। जैसे इसे मानिए पहला कोई एंट्री हमारा हो गया 1/4/2020, ठीक है, या फिर उसके बाद हो गया 2/4/2020। तो जैसे कि पता कि हमारा 2020 चल रहा, तो बार बार हमें 2020 लिखने की जरूरत नहीं है। या एक बार आप अगर आप एंट्री में ऊपर में आप यहीं लिख दो 2020, अब आप यहाँ लिखो 1 अप्रैल या 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 अप्रैल, या फिर यहाँ पे 3 अप्रैल। तो आप इस तरीके से बार बार आपको 2020 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब लेजर पार्टिकुलर मतलब ये हो गया कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा, उसको जो डिफाइन करेंगे। पार्टिकुलर मतलब हो गया हेड, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो क्या हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ बताता है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या है उसकी डिटेल पार्टिकुलर में होती है। अब आता है बच्चों LF लेजर फैल्यू। इसकी ज़रूरत आपको अभी 11वीं 12वीं में नहीं पड़ेगी, इसकी आप जब कंपनी बुक बनाओगे तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको एक डिटेल के लिए मैं समझा देता हूँ कि लेजर फैल्यू है क्या। आप जैसे मानिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ दिन के मानिए 500 एंट्री होती है, तो अगर दिन के 500 एंट्री हुआ तो साल के फिर कितनी एंट्री हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एंट्री हो जाएगी आपको, कि मेरे ख्याल से 1.5 लाख से प्लस एंट्री आएगी। तो अब अगर इतनी सारी ट्रांजेक्शनों में, अब अगर मानिए कम से कम 5000 ट्रांजेक्शन हो गए कैश के, और पूरा एक एक जर्नल के एक एक एंट्रीज अब खोल के आप देखेंगे कहाँ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अकाउंटिंग में 2 टाइप के बुक होते हैं, एक होता है जर्नल का और दूसरा होता है लेजर का। तो बच्चों जर्नल में जो भी एंट्रीज होती है बाद में उसका पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं। तो अब जैसे कि मानिए हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, उससे आपको डिफाइन करके हम समझाते हैं। जैसे कि मानिए एक ट्रांजैक्शन लेते हैं कि सैलरी पेड 5000, ठीक है, इन कैश। अब यहाँ पे क्या है, कैश है, पेड किया, कैश हाथ से जा रहा, कैश रियल अकाउंट है, पढ़े हुए हैं, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये आप एज पर नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मानिए पहला एंट्री है, हम लेते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 और 2 कैश 5000। अब दोस्तों आप ये देखो कि अब इस तरीके की एंट्री तो कम से कम पूरे बुक में मानिए 500 एंट्री हुई है। अब मुझे देखना है कि ये 5000 रुपये का कैश कहाँ है। अब कैश की तो मानो लाखों एंट्री मानो या हजारों हजार एंट्री मेरे बुक पे है। अब एक एक जर्नल के एंट्री को खोल पाना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस जर्नल का पोस्टिंग फिर लेजर में होता है। तो लेजर में कैसे होता है कि इससे मानिए जो हमारा लेजर का जो बुक होता है ना, उसमें लिखी होती है सैलरी इतने नंबर पे, कैश हमारा इतने नंबर पे, फिर उसके अंदर कैश की एंट्री होती है लेजर में। तो अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अब लेजर वाले बुक में, लेजर फैलियो में, ये सैलरी मानिए ये 12 नंबर पे है, ठीक है, और कैश जो हमारा है वो मानिए 1 नंबर पे है। तो ये हो गया लेजर फैलियो 12/1, मतलब 12 हो गया इसका सैलरी और
टू मतलब कैश, कैश हो गया इसका 1 नंबर पे। ये होता है अपना लेजर वैल्यू, कि लेजर में ये जो कैश के जो हेड है ना, ये पार्टिकुलर हेड है ना, ये कितने नंबर पे है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब दोस्तों क्या है ना कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया है कुछ एग्जाम्पल, और अब इस एग्जाम्पल के बेस पे हम इस एंट्रीज को समझेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इस एंट्री पे एक एक एंट्री में जितनी भी कॉन्सेप्ट छुपी है उसको एक एक करके उसका सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, एक एक एंट्रीज का, उसके अंदर क्या है, वो किस हेड में जाता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इफेक्ट है, ताकि ये इस वीडियो ही नहीं, हम अपने आगे वाले वीडियो जो लाने वाले हैं ना उसकी भी थोड़ी थोड़ी झलकियाँ, जी हाँ, आपको इस वीडियो के इस इंटरेस्ट के एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। अब जैसे कि यहाँ पे है कि राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद 5 लाख, तो मैंने ये कहा था कि जब भी कोई प्रोप्राइटर, कोई भी ऑनर अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई अमाउंट अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है, और उस राशि को जो बिजनेस के मालिक है वो एज ए कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर कोई बच्चे अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो बच्चों आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब क्या है कि अब जैसे कि देखते हैं पहला एंट्री है, ये सीरियल नंबर में लिखा है, पहला से सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर हम बच्चों 1 लेते हैं। अब एंट्रीज देखते हैं, एंट्री देखते हैं बच्चों। क्या है? राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद 5 लाख। तो बिजनेस में पहला क्या हो रहा है इसमें, जब 5 विद 5 लाख लगाया है, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देते हैं, 5 लाख कैश कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कैश। तो अगर यहाँ 5 लाख कैश लगाया है तो यानी बिजनेस में कैश आ रहा, और जब बिजनेस में जब कैश आएगा तो वाजिब सी बात है, कैश रियल अकाउंट है तो कैश हमारा डेबिट होगा और टू कैपिटल होगा। मैंने इसे पहले बताया था लेकिन फिर से आपको बता दूं कि जब कोई बिजनेस का ऑनर हो या प्रोप्राइटर हो या जो भी है, जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो उस बिजनेस के लिए क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, और ये जो कैपिटल होता है ना, ये कंपनी के लिए या उस फॉर्म के लिए क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटीज़। और इस लायबिलिटी को ये जो कंपनी है ना फिर मानिए वापस करेगी अर्न करके। जब ये बिजनेस प्रॉफिट देना स्टार्ट होगा, जब ये बिजनेस स्टार्ट होगा रन करना, तब ये फिर धीरे धीरे कमा के अपने ऑनर को वापस कर देती है। तो अब इसका एंट्री क्या है, इसीलिए आपको जो कैपिटल होता है ना वो क्रेडिट में होता है। कैपिटल हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है। अब देखते हैं बच्चों एंट्री, राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 5 लाख कैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बिजनेस में कैश आ रहा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्रेडिट होगा। टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों जनरली तो हमें एंट्री देखकर ही समझ आ जाती है कि ये एंट्री क्या है, लेकिन इसके अलावे बहुत सी ऐसी एंट्री होती है जो एंट्री देख के आपको समझ में नहीं आएगी उसके अंदर क्या है। एक ऐसी एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मानिए कभी कभार क्या होता है, मशीनरी परचेज किए कैश में मानिए, तो एक एंट्री मारते हैं मशीनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। अब मशीनरी का जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी पार्ट ऑफ मशीनरी ही है, तो मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। बहुत बंदे इंस्टॉलेशन दिखाते हैं अलग से, लेकिन नहीं, वो मशीनरी के इंस्टॉलेशन में जो अमाउंट खर्चा है, आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वो भी पार्ट है आपको मशीनरी का ही। तो वैसे में फिर हम एंट्री करते हैं कि मानिए मशीनरी एक्सपेंस डेबिट 500 रुपये
और टू कैश 500 सपोज डेट। आप इस एंट्री को देख के क्या समझ में आएगा कि फिर से कोई नई मशीन परचेज हुई है, लेकिन ऐसे कंडीशन में उस एंट्रीज में एक्चुअल में हो क्या रहा, इसको समझाने के लिए हर एंट्री के नीचे में नैरेशन लिखा जाता है। और नैरेशन जो होता है बच्चों हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो अब यहाँ टेंस तो हमको समझ आती नहीं है, सर पास्ट टेंस कैसे लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, अकाउंटिंग बहुत एडवांस है, उसमें सीधा का बीइंग लगा दो, हो गया पास्ट टेंस। ये मतलब ये बीइंग लग गया, मतलब ये चीज हो चुका था, ये हो गया है। तो इसमें लिखते हैं कि बीइंग कैपिटल introduced, being capital introduced by ऑनर। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर, मतलब ये जो राशि है ये कैपिटल्स को इंट्रोड्यूस कराया है बिजनेस में कोई 5 लाख से। या ये भी इसमें लिख सकते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड बाय ऑनर। लेकिन ये बिजनेस का पहला पार्ट है, यानी यहाँ से बिजनेस का फर्स्ट टाइम रन करने जा रही है, तो इसीलिए बेटर होगा कि आप बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर ही लिखें। ठीक है, ये हमारा पहला एंट्री का आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत बच्चों समझने में नहीं ना? अब दूसरा देखते हैं एंट्री। परचेज फर्नीचर इन कैश। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान समझिएगा कि अगर फर्नीचर हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए खरीद रहे हैं, यानी अगर हम फर्नीचर का व्यवसाय करते हैं, तो वो फर्नीचर हमारे लिए इन्वेंट्री होगा। वो फर्नीचर इन्वेंट्री अंडरहेड वो करंट एसेट्स होगा। लेकिन अगर हम वो फर्नीचर अपने व्यवसाय में लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो हमारा फिक्स एसेट्स होगा। मतलब हमारा जो बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अब ऑफिस में अकाउंटेंट चाहिए, उसको कंप्यूटर चाहिए। मैं बिजनेस का ऑनर हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक मुझे कॉलिंग के लिए मोबाइल चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, चार्जर चाहिए, फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, जो बिजनेस के सेटअप को तैयार करने के लिए हमने किया है, ये एक्सपेंस, और ये जो एक्सपेंस है हमारा बिजनेस में लंबा समय तक चलेगा। जिस संपत्ति पे हम डिप्रिसिएशन कलेक्ट करेंगे, सर भारी करने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन क्या है, जब डिप्रेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन अभी थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं ये डाल दूं कि जो अपना फिक्स एसेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन कब लगेगा, जब वो चैप्टर की स्टडी करेंगे तब। अभी देखते हैं बेसिकली, तो ये जो फर्नीचर है ना, ये अपने बिजनेस के हम सेटअप के लिए परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा बच्चों कि परचेज फर्नीचर इन कैश 10,000। यहाँ हो जाएगा बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। ठीक है, और ये यहां हो जाएगा 10,000 और यहां भी बच्चों हो जाएगा 10,000। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक एंट्री सी में और देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि रेंट दिया। रेंट किस पे? जहां अपना बिजनेस है, जो मैंने मकान उस ऑफिस के लिए हो या गोदाम के लिए हो, जो रेंट पे लिया है उसकी हम रेंट पेड करेंगे। रेंट जो है बच्चों वो हमारा एक्सपेंस है। और अब मैंने कहा था जो एक्सपेंस हम रेंट दे रहे हैं
तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट है ना। तो रेंट दे रहे हैं, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट डेबिट हो जाएगा। मानिए कैश में दे रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्यों कैश हमारे यहाँ से जा रहा। एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं रेंट अकाउंट। डेबिट 3 कितना है 3000 टू कैश। अब यहां पे लिख सकते हैं बीइंग रेंट पेड, या आप इसको और लिख सकते हैं रेंट पेड फॉर मंथ ऑफ। अब जो मंथ है मानिए अप्रैल है तो अप्रैल 20, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका एंट्री नंबर 2 सॉल्व, एंट्री नंबर 3 सॉल्व। अगर आपको इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपको इन वीडियो को समझने में कहाँ दिक्कत आ रहा। हमारा पूरा कोशिश होगा, फोकस होगा कि आपको जो दिक्कत आ रही है उसे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, नंबर 4 में है कि सोल्ड गुड्स। क्या है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। बच्चों चेक किसका होता है, बैंक का होता है ना। तो चेक मतलब हो गया बैंक, यानी बैंक में पैसा आया, जो गुड्स बेचे उसका पैसा हमारे बैंक में आया। अब देखते बच्चों एंट्री इसका, एंट्री नंबर 4। अब इसमें क्या है, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, मतलब हमने जो गुड्स बेचा तो उसके बदले क्या होगा, अपने पास पैसे आएंगे। पैसे आ रहे हैं कहाँ से, तो बैंक में। सबसे पहले उठाते हैं बैंक, रियल अकाउंट हमारे पास आ रहा, डेबिट डेबिट व्हाट्स कम इन एज पर रूल रियल अकाउंट, है ना, कि डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो वाजिब सी बात है कि मेरे पास में बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक क्या हो गया, डेबिट, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, गुड्स सोल्ड, गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा। एज पर अगर पीएल अकाउंट की बात करें तो वो हमारा नॉमिनल है, गुड्स हमारा नॉमिनल है, तो गुड्स अपने यहाँ से जा रहा तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ना 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 ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे इनकम ही आएगी। क्या कभी कोई ऐसा होता है ट्रांजैक्शन कि हमने कोई चीज़ 10 में खरीदी और उसको 9 में बेच दी? नहीं। बिजनेस का मोटो भी है कि हम प्रॉफिट लेके बेचेंगे, यानी जब गुड सोल्ड कर रहे हैं तो वहाँ से हमें प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट कहाँ चला गया, नॉमिनल अकाउंट में। और वहाँ एंट्री ऑलरेडी मैंने बता रखा कि नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला ही है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जो अपना एक्सपेंस है ना उसको डेबिट करते हैं और जो इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक में पैसा आ रहा, बैंक हो गया रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट्स कम इन। और सोल्ड हो गया अपने प्रॉफिट से बिलोंग करता हुआ, तो वो हो गया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों करते हैं एंट्री अब इसका। यहां हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, और टू गुड सोल्ड कर दीजिए, या फिर इसके लिए सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 20,000। ठीक है। अब यहां नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय, या कि बस बीइंग गुड्स सोल्ड, या इन कैश या इन चेक बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है।
अगला है बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 इन कैश। यहां भी आ गया कमाल का चीज। इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों? इंटरेस्ट हमने रिसीव किया तो यस, इंटरेस्ट हमारा हो गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट हमारा हो गया इनकम। इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों? हमारा इनकम। तो इनकम में क्या है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी आपकी इनकम है वो नॉमिनल का पार्ट है और वो क्रेडिट होगा। और कैश हमारे पास आ रहा तो कैश रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम इन। तो जो अपने पास आ रहा उसको डेबिट करेंगे। तो वाजिब सी बात है कि यहाँ पे जो है वो कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड कैश। तो सीधी सी बात, पहले हम कैश को एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 1000 और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना बच्चों? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। कोई दिक्कत बच्चों? समझने में कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड यार, बहुत तेज है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे हम ये 5 एग्जाम्पल को अब सॉर्ट आउट कर चुके हैं, है ना। छठा है कि पेड टू क्रेडिटर सुजीत 5000। अब बच्चों जो क्रेडिटर होता है ना, सेंड्री क्रेडिटर्स, ये वो है जिनसे हमने गुड्स परचेज करा। तो जिससे हम परचेज करते हैं ना, ये हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर होता है। सेंड्री क्रेडिटर्स जो होता है वो हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। लेकिन अभी वहाँ नहीं जाते, भी देखते हैं केवल कि एग्जाम्पल जो है ना वो कैसे इसका सॉर्ट आउट होता है। तो यहाँ क्या है ना बच्चों कि कैश, जब किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो हमारे पास से कैश जो है वो आपको वो जा रहा, यानी कैश क्रेडिट होगा। ये तो भाई क्लियर है। जब एक चीज़ क्लियर है कि 2 एंट्री में से अगर एक चीज़ का पता चल जाए कि ये चीज़ ऐसे होगा, तो वाजिब बात है उसका अपोजिट दूसरी एंट्री होगी। मेरे पास से कैश जा रहा है यानी कैश क्रेडिट होगा, तो 100% सेंड्री क्रेडिटर्स डेबिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि सुजीत अच्छा यहां पे आई है, ओके बच्चों। सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 5000। बीइंग कैश पेड टू सुजीत on behalf of परचेज गुड्स। कोई दिक्कत बच्चों? इस चीज को समझने में आपको अभी तक कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अगर बच्चों आपको अभी तक इस वीडियो में को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो या कोई भी ऐसा चीज़ बच गया हो जिससे हमने एक्सप्लेन नहीं करा, तो आपसे आपका ये दोस्त रिक्वेस्ट करता है कि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि जो मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखो सही से और देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ पाते हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर यदि मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूं तो वो भी आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप जब इस बात को शेयर करोगे तो अपना ना मनोबल और बढ़ेगा। फिर ना आपके लिए और जान लगा दूंगा आपको समझाने में, और जब आप समझेंगे, आप उस चीज़ को जानेंगे, तो डेफिनेटली हमें भी खुशी मिलेगी। और हम तैयारी कराने वाले हैं आपको यहाँ पे पूरी 11, और जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे अपने हम 12th के स्टूडेंट के लिए भी। तो चलिए बच्चों,
इस वीडियो को आप देखना, अच्छी तरीके से समझना। और हाँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपके लिए एक क्लिक कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक क्लिक बहुत कुछ है। इसीलिए आप बच्चों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, बाय।